बहुत ही शानदार सेशन में आप लोगों का स्वागत है। सफलता बैच का ये एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर आज आप लोगों के सामने आ गया है। मेरे प्यारे बच्चों, एक बार सभी लोग जुड़ जाइएगा, एक बार मुझे बता दीजिएगा मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। आज आप लोग सोच रहे होंगे कि 3:30 पे क्लास क्यों हो रही है। वो इसलिए हो रही है क्योंकि आज 6 बजे रैपिड एक्सप्रेस की फ्री क्लास भी है इकोनॉमिक्स की। तो प्यारे बच्चों, सब लोग आ जाओ, जुड़ जाओ, फटाफट से सेशन को ज्वाइन करो। आज एक बहुत छोटा सा मगर बहुत प्यारा सा चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं, और ये चैप्टर है एक दल का प्रभुत्व। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? एक दल का प्रभुत्व। प्यारे बच्चों, फटाफट से आ जाइए, जल्दी आ जाओ। ओके ओके, आ गया भाई, आ गया आ गया। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आ जाइए, गुड इवनिंग। हाँ, आज थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है तो मैं जानता हूं संख्या थोड़ी कम रहेगी। चलिए, गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग, बहुत शानदार। चलिए, ओके ग्रेट। सबसे पहले, जैसा कि हम लोगों की रवायत है, रीति रिवाज है, सबसे पहले मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि भाई आज के इस चैप्टर में हम लोग देखने क्या क्या वाले हैं, यानी आज के इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या क्या वाले हैं। अरे हाँ यार, देखो बच्चों मेरे, कुछ बच्चे, एक दो बच्चे थे जिनको मुझे गिफ्ट भी देना था। ठीक है, एक दो बच्चे थे जिनको मुझे गिफ्ट भी देना था, तो मैं वो भी आपको बता दूंगा अभी कि कैसे वो होगा। ठीक है, मैं वो भी बता दूंगा कि कैसे गिफ्ट होगा। मैं आप लोगों के साथ जुड़ने वाला था लाइव। पहले मैं इसको ऑन कर लेता हूं। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दूंगा कि वो गिफ्ट आपको कैसे मिलेगा। मैं उस बच्चे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था एक्चुअली। ठीक है, चलो, ओके ग्रेट ग्रेट। चलिए प्यारे बच्चों, राधे राधे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सर। संविधान क्लास, हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल, राम समरिया, बिल्कुल 100%। सर जी सबसे गुड इवनिंग, क्या बट मुझसे नमस्ते नहीं किया? हाँ बेटा, मिस्टर बीट, बिल्कुल। चलिए शुरू करें, अब शुरू करें, क्लास शुरू करें, स्टार्ट करें। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि भाई एक दल के प्रभुत्व का अर्थ क्या है, यानी जो एक दल का प्रभुत्व होता है, एक दल के प्रभुत्व का मतलब क्या होता है। बार बार लोग सुनते होंगे कि सर एक दल के प्रभुत्व का दौर, एक दल के प्रभुत्व का दौर। क्या है वो दौर, क्या कहना चाह रहा है, मतलब क्या है एक दल के प्रभुत्व का, इसको हम लोग थोड़ा सा देखेंगे। दूसरा, एक दल के प्रभुत्व का कारण क्या था। मान लीजिए कोई ऐसी पार्टी थी, कोई ऐसा दल था जिसका प्रभुत्व चल रहा था, तो उस प्रभुत्व का रीजन क्या था, कारण क्या था कि कोई एक दल जो है वो बहुत ज्यादा सुपरमेशी में था, या उस दल का बहुत बोलबाला था, क्या उसका कोई बेसिक रीजन था। ठीक है, एक कह रहा सर पेड क्लासेस यूट्यूब पे चलेंगी क्या? बेटा, जो हमारा रैपिड एक्सप्रेस क्लास है उसकी पहली पहली क्लास बस फ्री यूट्यूब पे आ रही है, फिर सारा बैच में आएगा। प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियां, ये हम थोड़ा सा देखेंगे, और कुछ अन्य पार्टियों के बारे में भी जो एनसीईआरटी के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, या अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं। ठीक है, जैसे आचार्य नरेंद्र जी, जैसे अंबेडकर जी, है ना, रफी अहमद किदवई, इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट लोग जिसको एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, हम उसके बारे में देखेंगे। कुछ और पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में देखेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। और लास्ट में हम लोग करेंगे पीवाईक्यू वाले एमसीक्यू, जो एमसीक्यू पूछे गए हैं। लेकिन आइए सबसे पहले हम देखते हैं एक दल के प्रभुत्व का दौर। देखो, एनसीईआरटी की जब किताब, ये चैप्टर शुरू होता है तो ये वाला आपको कार्टून देखने को मिलेगा, और इसके अलग अलग मतलब आप निकाल सकते हो। एक मतलब तो यही है कि भाई एक ही नेहरू जी है, वही आगे भी जा रहे हैं, उनको रोकने वाले भी वही हैं, माने दूसरे किसी दल का तो यहां पर कोई प्रभुत्व ही नहीं चल रहा है। एक सिंगल कांग्रेस पार्टी की चर्चा बेसिकली इस चैप्टर में प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, कांग्रेस पार्टी की चर्चा करने वाले हैं कि कैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो एक प्रभुत्व अपना बनाकर रखती है, कैसे 3 आम चुनावों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक तरफा शासन चलता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, उस पर आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आ गई बात समझ में। अब आइए हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं इस चैप्टर को, और समझने की कोशिश करते हैं। और सबसे पहले बात लोकतंत्र के स्थापना की चुनौती की करेंगे। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से गौर से समझिएगा, जो पिछला चैप्टर था राष्ट्र निर्माण की चुनौती, वहां पर भी आप लोगों ने देखा था कि कैसे डेमोक्रेसी को लाना या लोकतंत्र को स्थापित करना एक बहुत बड़ा टास्क बना हुआ था, एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई थी। लोगों को दुनिया में यकीन नहीं हो रहा था कि यार भारत जैसा देश ये लोकतंत्र को कैसे स्थापित कर पाएगा। जो देश कई सौ सालों से गुलाम है, जो देश कई सौ सालों से जो है अपने पैरों पर खड़ा नहीं हुआ है, वो लोकतंत्र कैसे लाएगा। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा कि 15 अगस्त 1947 को हमको क्या मिली,
आजादी। और 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? संविधान लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ, जिस दिन को हम क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गणतंत्र दिवस कहते हैं। अब देखो क्या हुआ कि जब आजादी हो गई और जब संविधान लागू हो गया और संविधान में इस बात की चर्चा हो गई कि भाई भारत में संसदीय लोकतंत्र होगा, भारत में एक प्यारे बच्चों, हमारे संविधान में अनुच्छेद आर्टिकल 324 डाला गया और यह कहा गया कि एक चुनाव आयोग होगा जो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। क्या होगा? एक चुनाव आयोग होगा जो निष्पक्ष चुनाव कराएगा। अब ये सब सुन के दुनिया के लोग हंसते थे, कहते थे अरे भारत जैसा देश, मुश्किल से 17% लोग पढ़े लिखे हैं, 15% के आसपास लोग साक्षर हैं, और इतनी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, दंगे, गरीबी, सामाजिक असमानता, और तुम चुनाव कराओगे? तुम्हारा लोकतंत्र होगा? संभव नहीं है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो उस समय आजाद हुए थे और जहां पर एक तरह से एक दल वाला शासन चल रहा था, या तो कोई एक तरह से कह सकते हो कि राजशाही चल रही थी, कहीं सेना अपने हाथ में शासन को लिए हुई थी, कहीं अगर लोकतंत्र था भी फिर भी एक व्यक्ति का सबसे बड़ा शासन वहां था, ताकि देश टूटे ना, देश बिखरे ना। लेकिन भारत ने क्या किया? भारत ने कहा कि हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे। प्यारे बच्चों, याद रखना कि जब 1947 को देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में चुनाव नहीं हुआ। उस समय हमारे देश में एक अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार, अंतरिम सरकार मतलब अंग्रेज पावर देके चले गए। किसको? कांग्रेस पार्टी को। पूरी कहानी ध्यान से सुनना, कांग्रेस को। और उस समय देश के प्रधानमंत्री बने थे जवाहरलाल नेहरू जी। जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया, तब हमारे देश के नेताओं ने, हमारे देश के राजनीतिक दलों ने यह तय किया प्यारे बच्चों कि हम लोग क्या करेंगे, अपने देश में चुनाव कराएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर गणतंत्र का मतलब क्या है? बेटा देखो, गणतंत्र का मतलब होता है जहां के राष्ट्र का प्रमुख चुना हुआ व्यक्ति हो। जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि भूटान है, भूटान में भले लोकतंत्र है, वहां पे लोग चुनाव में वोट डालते हैं, लेकिन वहां का जो हेड है वो राजा है, यानी जो सबसे ऊपर बैठा है। जैसे इंग्लैंड, इंग्लैंड में जो हेड है वो राजा है, भले ही जो है नीचे प्रधानमंत्री है, सरकारें हैं, तो वो गणतंत्र नहीं है। पर भारत गणतंत्र है क्योंकि हमारा राष्ट्रपति चुना जाता है, कोई राजा का बेटा राष्ट्रपति नहीं बनता है। तो गणतंत्र का मतलब होता है जहां राष्ट्र का प्रमुख, मैंने कई बार बताया है, एक चुना हुआ व्यक्ति हो। तो अब प्यारे बच्चों, जब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ तो हमारे देश में एक अंतरिम सरकार बनी, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने। लेकिन जब संविधान लागू हुआ उसके बाद यह हुआ कि अब हमारे देश में चुनाव कराया जाएगा। और इसलिए प्यारे बच्चों ध्यान से सुनिएगा, 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की स्थापना हुई। चुनाव आयोग की क्या हुई? स्थापना हुई। 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग की क्या हुई? स्थापना हुई। सर आर्टिकल 24, बेटा 24 नहीं 324 लिखा है। अनुच्छेद 324 में संविधान में लिखा हुआ है कि देश में एक चुनाव आयोग हुआ जो निष्पक्ष चुनाव कराएगा, विधानसभा का, लोकसभा का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सबका चुनाव कराएगा। तो चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हो गई। और प्यारे बच्चों, पहले चुनाव आयुक्त कौन बने? सबसे पहले चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त, प्रथम चुनाव आयुक्त बने सुकुमार सेन। कौन बने? सुकुमार सेन। ये देश के पहले चुनाव आयुक्त बने, इलेक्शन कमिश्नर बने, जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि देश में निष्पक्ष चुनाव कराया जाए, देश में समय से चुनाव कराया जाए, देश में लोकसभा और विधानसभा माने राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों के लिए चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसको दी गई? सुकुमार सेन को दी गई। तो अब स्थिति शुरू हो गई कि भैया चुनाव कराया जाए, चुनाव कराया जाए। उसके लिए सबसे पहली जो जिम्मेदारी थी, वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग के सामने जो सबसे पहला चुनौती थी वो क्या थी? वोटर लिस्ट। और देखो प्यारे बच्चों, हमारे देश में सार्वभौमिक मताधिकार का मजाक बना। देखो, जब देश में संविधान बना और यह कहा गया कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, औरत, पुरुष,
ठीक है, कोई लंगड़ा हो, कोई अक्षम हो, कोई अंधा हो, कोई स्वस्थ हो, कोई भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, सबको बराबर वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। कोई अमीर हो, कोई गरीब हो, तो उस चीज का हमारे देश में मजाक उड़ाया गया। एक ऑर्गेनाइजर अखबार था जो आरएसएस से संबंधित था, ऑर्गेनाइजर जो ऑर्गेनाइजर अखबार था, ठीक है, इसने क्या कहा, इसने कहा नेहरू जी के सामने ही ये सार्वभौमिक मताधिकार दम तोड़ देगा, मतलब ये सक्सेस नहीं होगा हमारे देश में। सबको वोट डालने का जो सिस्टम आप बना रहे हैं ये हो नहीं पाएगा हमारे देश में, ऐसे लोकतंत्र चल नहीं पाएगा। दुनिया की अखबारें, अंग्रेजी हुकूमत के अधिकारी सब मजाक उड़ाते थे कि अरे इनके यहां संभव है वोट डालना। पहली जब वोटर लिस्ट आई, प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जब पहला मतदाता पत्र आया तो इसमें 40 लाख महिलाएं ऐसी थीं जिनका नाम ही नहीं लिखा था। क्या लिखा था? फलाना की माई, ढिमकाना की बीबी, है ना, ऐसा लिखा था। आगे बात समझ में, यानी नाम ही नहीं लिखा था, निरहुआ कमाई, है ना, तो फलानवा का पतोहिया, ऐसा लिखा था, जैसे अभी गांव में होता है। नाम ही नहीं, कोई नाम ही नहीं बताता था अपना। तो उसको कहा गया कि फिर से निरीक्षण करो, उसको फिर ठीक करो। करते करते प्यारे बच्चों, जो पहला आम चुनाव हुआ प्यारे बच्चों, वो हुआ 1951 और 52 में, है ना। हालांकि इसको 1952 का ही चुनाव माना जाता है क्योंकि ज्यादातर जगह 52 का हुआ, 52 में चुनाव हुआ। और इस समय प्यारे बच्चों ध्यान से समझना, देश में 33,000 विधायक और 489 सांसद, इनका चुनाव होना था। क्लियर हो गई? सर मुझे बैच हाँ बेटा ऐप से ले लेना। हाँ तो उसमें करेक्ट। तो देखो अब इसमें क्या कहानी थी ना कि देश में जो राज्य की विधानसभाएं थी और जो केंद्र में सरकार थी, दोनों का चुनाव करना था। सर आंसर राइटिंग कब कहोगे? सर ऑल डेट्स 2 मार्कर क्वेश्चन करवाओ। अच्छा ठीक है, तो अब इनका चुनाव पहले आम चुनाव में होना था और यह तय हुआ कि 1952 में यह चुनाव कराया जाएगा। तो यहां तक चुनाव की प्रक्रिया की जानकारी मैंने आपको दी है। अब एक बात समझ लेना प्यारे बच्चों, जब हमारे देश में चुनाव होना शुरू हुआ तो पहले 3 आम चुनाव में, यानी 1952, 1957 और 1962 का जो चुनाव हुआ, इसमें कांग्रेस एक तरफा चुनाव जीत रही थी और इसी को एक दल का प्रभुत्व कहा गया। यानी जो अगला पॉइंट हमें समझना है कि एक दल का प्रभुत्व, किस दल का? कांग्रेस पार्टी। देखो ये कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह था 2 बैलों का जोड़ा। तुम अब कहोगे सर अब तो हाथ का पंजा है, वो मैं 5th चैप्टर में बताऊंगा कि जब कांग्रेस टूट गई तो हाथ का पंजा हो गया था, पहले था 2 बैलों का जोड़ा। प्यारे बच्चों ध्यान से समझना कि प्रथम 3 आम चुनावों में केंद्र तथा राज्यों में कांग्रेस की एक तरफा विजय को एक दल के प्रभुत्व का दौर कहा गया। प्रभुत्व का दौर कहा गया। देखो प्यारे बच्चों, ये जो प्रभुत्व शब्द है ना, ये प्रभुत्व का मतलब होता है बोलबाला, दमखम, जिसकी तूती बोलती हो, जिसको एक तरह समझ लो कि जिसका वर्चस्व चलता हो। और कई सारे राजनीति वैज्ञानिक जैसे रजनी कोठारी, इस तरह के लोगों ने प्यारे बच्चों क्या कहा? एक दल का प्रभुत्व कहा। किसको? प्रथम 3 आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी केंद्र में और राज्यों में लगातार जीत रही थी। और कैसे जीत रही थी मैं थोड़ा सा आपको दिखाना चाहूंगा, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें 1952 का चुनाव, 1957 का चुनाव और 1962 का चुनाव। प्यारे बच्चों टोटल जो सीट थी, टोटल ये 1952 में 489 सीट थी, यहां पर 491 हो गया, यहां भी 491, ये टोटल सीट पे चुनाव जीतने की बात थी। अब यहां पर जो कांग्रेस पार्टी थी उसको कितनी मिल रही थी? कांग्रेस पार्टी को मिली यहां पर 364 सीटें।
ठीक। और दूसरे आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी को 371 सीटें, तीसरे आम चुनाव में 361 सीटें। यानी अगर आप ध्यान से देखोगे तो लगभग लगभग हर चुनाव में 40% से ऊपर सीटें अकेले कांग्रेस पार्टी जीत रही थी। बेटा को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी हम करेंगे, डोंट वरी। तो अब यहां पर 489 में 364, 491 में 371, 491 में 361, और इसके अलावा जो ये तो मैं लोकसभा बता रहा हूं, देश की जो सरकार चुनी जा रही थी। प्यारे बच्चों, जो राज्यों की सरकारें थी वहां भी इक्का दुक्का छोड़ के हर जगह कांग्रेस जीत रही थी। पहले आम चुनाव में जो दूसरे नंबर पर रही, पहले वाले का ध्यान रखना है बस, ज्यादा नहीं। सेकंड नंबर सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, 16 सीटें। सोशलिस्ट पार्टी जो तीसरे नंबर पर रही, सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली थी। कांग्रेस को 45% वोट मिला और सीट 71% मिल गई। 45% वोट मिल रहा था और सीटें लगभग 71% के आसपास मिल रही थी। 40% से ज्यादा सीटें नहीं, 40% ज्यादा वोट। वोट 45% मिला था, सीट 71%। सोशलिस्ट पार्टी को 10% वोट मिला था, वोट के मामले में दूसरे नंबर पर थी, पर सीटें केवल 12 मिली थी, है ना। अब अगर तुम देखोगे आगे भी ये सोशलिस्ट पार्टी की सीटें घट गई थी, इसकी थोड़ी बढ़ गई थी, लेकिन ये 371 पे कांग्रेस बढ़ गई, है ना। 1957 में केवल एक राज्य केरल केवल ऐसा था जहां पर किसकी सरकार बनी? साम्यवादी दल। और सीएम कौन बने? नंबूदरी-पाद। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में सबसे पहले, सर 364, 361, 361, अरे बेटा 364, 371, 361, ये तीनों आम चुनाव में कांग्रेस की सीटें थी। ठीक। अब देखो, कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार यानी कांग्रेस के अलावा सरकार बनी, तो वो केरल था, जहां पे नंबूदरी-पाद की सरकार बनी। हालांकि बाद में इस सरकार को भी बर्खास्त कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, हटा दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, ये जो स्थिति है, ये जो कांग्रेस पार्टी एक तरफा चुनाव यहां जीत रही है, इसको प्यारे बच्चों एक दल का प्रभुत्व कहा गया। इसको एक दल का प्रभुत्व कहा गया। हां सचिन मिश्रा, आइए, बात समझ में आई। अब सवाल यह है कि सर एक बात बताइए, क्या एक दल का प्रभुत्व दुनिया में जैसा था वैसा ही भारत में भी था? क्या भारत में जो है वो एक दलीय व्यवस्था थी? देखिए एक बात समझिएगा, भारत में नेचर कैसा था इस प्रभुत्व का? भारत में एक दलीय नहीं, एकल दलीय आधिपत्य व्यवस्था थी। मतलब क्या था? भारत में ऐसा नहीं था कि विपक्ष के किसी पार्टी को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। भाई मैक्सिको में भी एक पार्टी थी, वहां पर भी एक दल की व्यवस्था थी, है ना। लेकिन वहां पर क्या था कि विपक्ष को उतनी भूमिका नहीं थी। हां, दक्षिण अफ्रीका का एग्जांपल अगर आप ले लो कि जब वहां पे रंग भेद के खिलाफ आंदोलन हुआ, तो आंदोलन के बाद जो वहां की नेल्सन मंडेला वाली पार्टी थी वो बहुत दिन तक राज करती रही। वैसा ही भारत में भी कांग्रेस का हुआ। पर भारत में एक दलीय व्यवस्था नहीं थी कि कोई एक ही पार्टी चुनाव लड़ेगी, नहीं, सबको था। हां, लेकिन एक दल का आधिपत्य था, एक दल का वर्चस्व था, एक दल बहुत मजबूत था, और उसका कारण है जो हम अभी समझेंगे। सर तेजस लेने के बाद, बेटा मैं एक बात सबको क्लियर कर दे रहा हूं, कुछ बच्चों ने तेजस का बैच लिया है रिकॉर्डेड, वो रिकॉर्डेड बैच है, उसमें सभी सब्जेक्ट की पहली क्लास फ्री होगी यूट्यूब पे। जैसे कल पॉलिटिकल की हुई थी, परसों शायद, आज मैं इकोनॉमिक्स की लूंगा, फिर राहुल सर इंग्लिश की लेंगे, अली सर हिस्ट्री की लेंगे। जब फ्री क्लासेस हो जाएंगे अभी 3-4 दिन में, तब सारी रिकॉर्डेड एक सारी धड़ाधड़ आपको मिल जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा सब्र रखिए। अब यहां ध्यान से सुनिए, पहली क्लास यूट्यूब पे फ्री होगी। तो भारत में याद रखना, एक दलीय नहीं, एक दलीय आधिपत्य व्यवस्था थी, इसको याद रखिएगा। और उसके बाद रीजन आता है कि उसका कारण क्या था। ठीक है, एक दल के आधिपत्य का कारण क्या था। अब यहां पर हम एक पॉइंट पढ़ेंगे कि एक दल के प्रभुत्व का कारण, एक दल के प्रभुत्व का कारण।
कांग्रेस का औपनिवेशिक इतिहास। चलिए, सबसे पहला कारण एमनी स्टूडेंट। ओके रोहित वर्मा, स्वागत है सर। पेड बैच में सिलेबस खत्म होने पर फिर पढ़ाया जाएगा एग्जाम तक। आज सीयूटी का भी बैच लाइए। हाँ, सीयूटी का भी, डोंट वरी। अब देखो, सबसे अब हम एक एक करके चर्चा करते हैं कि भाई ऐसा क्या रीजन था कि कांग्रेस पार्टी जो है वो बड़ी मजबूत दिखाई दे रही थी। ऐसा क्या रीजन था कि 3 आम चुनावों में कांग्रेस पार्टी बहुत आगे दिख रही थी। सबसे पहला कारण है कांग्रेस का औपनिवेशिक इतिहास। मतलब क्या है? कांग्रेस का सर, एक दल का प्रभुत्व के कारण कांग्रेस का औपनिवेशिक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात। कांग्रेस के औपनिवेशिक इतिहास का मतलब क्या है? मतलब यह था कांग्रेस ने स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ठीक है, क्या देखो बात क्या थी सर, कांग्रेस पार्टी जो थी ना, स्वतंत्र, आप जानते हो कांग्रेस के बारे में अभी मैं आगे भी बताऊंगा थोड़ा सा। 1885 में कांग्रेस बनी और जो स्वतंत्रता संग्राम लड़ा जा रहा था, जो लड़ाई लड़ी जा रही थी आजादी की, उसको कौन लीड कर रहा था? कांग्रेस लीड कर रही थी। तो लोगों के अंदर एक क्या था, सिंपैथी थी कि यार इन लोगों ने 40-50 साल तक 100, एक तरह से मैंने 1885 से लेके और 1947 करीब, और खासकर गांधी जी के आने के बाद 30-35 साल बहुत मेहनत की है देश की आजादी के लिए। तो लोगों को था कि चलो जब कांग्रेस ने बहुत मेहनत की है तो जाहिर सी बात है कि हम उसको उसको वोट देंगे। एक बच्चा पूछ रहा है सर औपनिवेशिक, मैं बताने वाला था। औपनिवेशिक माने होता है, जैसे देखो, जब अंग्रेज या कोई देश किसी को गुलाम बनाता था तो उसको उपनिवेश कहते थे। तो वो जो पूरा कालखंड था, है ना, औपनिवेशिक काल, जिसको अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया था, वो इतिहास कांग्रेस से जुड़ा हुआ है कि उस जमाने में जब अंग्रेजों ने कब्जा किया था भारत पर, जब अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था भारत को, तो वो समय कांग्रेस से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस लड़ाई लड़ रही थी। तो औपनिवेशिक इतिहास मतलब गुलामी के समय का इतिहास, ऐसे साधारण भाषा में लिख दे रहा हूं। गुलामी के समय का जो इतिहास है वो किससे जुड़ा हुआ था? वो कांग्रेस से। और उसका क्या इतिहास था कि भाई कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी आजादी की। दूसरा कारण क्या था? नेहरू का करिश्माई नेतृत्व। सर बोलिए पेड़, हां ध्यान से सुनिएगा। अब दूसरा क्या था बहुत इंपॉर्टेंट भाई? एक तो था कि कांग्रेस का इतिहास जो है वो अंग्रेजों के जमाने से जुड़ा है। दूसरा, जो नेहरू थे उनका नेतृत्व करिश्माई था। नेहरू जो थे उनकी जो लीडरशिप थी वो बहुत मजबूत थी। जैसे आज मान लीजिए मोदी जी एक बहुत बड़े लीडर हैं, या राहुल गांधी बहुत बड़े लीडर हैं, बीच में अटल जी बहुत बड़े लीडर हुए, है ना। लेकिन जितना बड़ा करिश्मा नेहरू जी का था, है ना, उतना बड़ा करिश्मा बहुत दिन तक, इतने लंबे समय तक बहुत कम लोगों का रहा है। नो डाउट मोदी जी के नेतृत्व में भी 3 चुनाव बीजेपी जीत गई, पर जिस तरह 364, 361, 371 सीटें, और जब तक वो रहे तब तक उनका करिश्मा, वर्ल्ड लीडर भी बहुत बड़े थे और आजादी की लड़ाई में भी बड़ी भूमिका निभाई। तो नेहरू जी का जो नेतृत्व था वो बहुत करिश्माई नेतृत्व था, बहुत मजबूत नेतृत्व था। और इस कारण प्यारे बच्चों, कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव जीत रही थी जब तक वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट थे, है ना। तो नेहरू जी का जो नेतृत्व, अच्छा उस जमाने में उनकी जो कुछ नीतियां थी, जैसे बाद में, क्योंकि 3 चुनाव, पहला चुनाव तो मान लो ठीक है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद या पहले चुनाव के बाद जो उन्होंने शुरुआत की, जैसे मान लीजिए गुट निरपेक्षता, आगे आप सब लोग पढ़ेंगे, है ना। गुट निरपेक्षता में उन्होंने कहा कि हम दुनिया में अपने आप को ना अमेरिका के पीछे ले जाएंगे, ना सोवियत संघ के पीछे ले जाएंगे, आजाद रहेंगे, है ना। जैसे उन्होंने समाजवाद की नीतियां या कल्याणकारी काम शुरू किया, समाजवादी छवि के नेता थे, है ना। इसके अलावा प्यारे बच्चों, जैसे पंचवर्षीय योजनाएं वो लागू कर रहे थे, पंचवर्षीय योजना लागू कर रहे थे। तो ये सब जो चीजें थी वो नेहरू जी को बहुत क्या कर रही थी, मजबूत लीडर के तौर पर साबित कर रही थी। और इसलिए आपको 2 लाइन में लिखना है कि नेहरू जी कांग्रेस पार्टी के एक बड़े प्रभावशाली और मजबूत नेता थे, जिनसे लोगों का जुड़ाव रहता था, और इस कारण कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल रही थी। ठीक है, हाँ हाँ, विभाजन पर अगले चैप्टर में हम जाएंगे।
सर करिश्मा का मतलब भूमिका कह सकते हैं? नहीं बेटा, करिश्मा मतलब होता है उनका बहुत अच्छा प्रभाव। करिश्मा मतलब जादू समझ लीजिए, नेहरू का जादू, जैसे कहते हैं ना इस आदमी का जादू चल रहा है। ठीक है, चलिए तीसरे नंबर पे आते हैं। तीसरे नंबर पर प्यारे बच्चों, कांग्रेस का गठबंधन ये कह लो या समावेशी स्वरूप। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ। देखो कांग्रेस पार्टी की जो एक तरह से कह सकते हो कि अपना कांग्रेस पार्टी की जो अपनी चाल चरित्र चेहरा है, या कांग्रेस पार्टी का जो अपना प्यारे बच्चों एक फीचर या उसकी विशेषता रही है, वो ये रही है कि वो एक समावेशी पार्टी रही है। समावेशी पार्टी का मतलब क्या होता है? अंग्रेजी में कहते हैं इंक्लूसिव। सबको लेके चलने वाला। ठीक है, मतलब कांग्रेस पार्टी के भीतर प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, अमीर, गरीब, ग्रामीण, शहरी, राष्ट्रवादी, साम्यवादी। ठीक है, राष्ट्रवादी, साम्यवादी, नरम दल, गरम दल, मतलब आप जो जो भी विभाजन कर सकें, हर तरह के लोग कांग्रेस पार्टी के भीतर शामिल रहे। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी रही है जिसके भीतर हर तरह के लोग शामिल रहे हैं, चाहे वो अमीर रहे हो, गरीब रहे हो, ग्रामीण रहे हो, शहरी रहे हो, पढ़े लिखे रहे हो, अनपढ़ रहे हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, उच्च वर्ग के हो, नीच वर्ग, जो भी है, यह कांग्रेस का स्वभाव रहा है। और इस कारण कांग्रेस का क्या है, वोट बैंक बहुत स्ट्रांग। अब आप देखो कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या यही है, अगड़े लोग जो थे समाज के, जिसको कह सकते हो आप, जो ब्राह्मण क्षत्रिय लोग हैं, ज्यादातर बीजेपी की तरफ सपोर्ट में आ गए हैं। जो ओबीसी लोग हैं वो बहुत सारी पार्टियां, जैसे बिहार में आरजेडी, यूपी में समाजवादी पार्टी, क्षेत्रीय दलों की तरफ काफी रुझान है। जो दलित है वो कुछ बीजेपी की तरफ, कुछ क्षेत्रीय दल, बहुजन समाज पार्टी जैसे दल है उनके तरफ है। तो कांग्रेस का अपना वोट बैंक दिखता नहीं है, कांग्रेस का अपना वोट बैंक प्यारे बच्चों नहीं दिखता है। आगे बात समझ में, उस समय ये क्या था, बहुत बड़ा वोट बैंक था, क्योंकि कांग्रेस का जो स्वरूप था वो सबको लेके चलने सब। अच्छा, गठबंधन भी बहुत लोगों के साथ, जैसे कई राज्यों में अगर मान लीजिए सरकार कांग्रेस की नहीं बन पाई तो वो गठबंधन कर लेती थी, उनके नेताओं में या उस पार्टी में इस तरह का एक तरह से कह सकते हो कि स्वरूप था, क्योंकि कांग्रेस से ही निकल के बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां बनी थी, तो विचारधारा बहुत नजदीक होती थी, तो कांग्रेस से गठबंधन हो जाता था। एक विद्वान हुए प्यारे बच्चों पामर, पामर ने कांग्रेस को क्या कहा, अम्ब्रेला संगठन। छतरी संगठन। ठीक है, अम्ब्रेला संगठन। आ गई बात समझ में, पामर मतलब अम्ब्रेला संगठन। अब प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि समाज के बहुत सारे लोग उस संगठन के भीतर आ जाएंगे। सर बोर्ड के पेपर में ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं या कोई, हाँ बेटा ब्लैक पेन हेडिंग के लिए यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो कांग्रेस का गठबंधनीय स्वरूप है मेरे प्यारे बच्चों, इसके वजह से कांग्रेस काफी सक्सेसफुल रही, इसके वजह से कांग्रेस काफी सफल, या जो बहुत दिनों तक एक दल का प्रभुत्व रहा वो उसमें इसमें बड़ी भूमिका इसने निभाई। आप कहोगे सर ये टूटने क्यों लगा, आगे चर्चा होगी उसकी। तो ये प्यारे बच्चों कांग्रेस का गठबंधन। अच्छा, चौथा कारण क्या दिखाई देता है, कांग्रेस का मजबूत संगठन। मजबूत संगठन, कांग्रेस की एक बहुत बड़ी विशेषता यह है, ठीक है, उस जमाने में कि कांग्रेस एक बहुत मजबूत संगठन इसका था। भाई 1885 में कांग्रेस बनी है, उसके बाद गांव में, शहरों में, ब्लॉक में, जिलों में
देश स्तर पर, प्रदेश स्तर पर कांग्रेस का जो संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, वो बहुत मजबूत था। इतना ज्यादा संगठन किसी और पार्टी के पास था ही नहीं, और जब किसी और पार्टी के पास नहीं था तो इसका लाभ किसको मिल रहा था? कांग्रेस पार्टी को मिल रहा था। इसको कह सकते हो कि आप कमजोर विपक्ष भी कह सकते हो। विपक्ष जो था वो क्या था? कमजोर था, संगठन भी कमजोर था, है ना, संसाधन भी कम थे, तो ये भी कांग्रेस को एक लाभ मिल रहा था। तो अगर आपसे लिखने के लिए आ जाए कि कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का या एक दल के प्रभुत्व का बेसिक रीजन क्या था, तो ये था कि प्यारे बच्चों, कांग्रेस का जो इतिहास था वो उपनिवेशवाद से या गुलामी के कालखंड से जुड़ा हुआ था। ठीक है सर, मेरे मैसेज इग्नोर कर, अरे हैंडलर नहीं भाई। अब देखो आप लोग 75 लोग लाइव हो, मैं अगर 75 लोगों का मैसेज तो पढ़ नहीं रहा हूं। सर जैसे आपने पेड बच्चे का टाइम टेबल बता दिया था, वैसे तो कुछ नहीं है। अरे बेटा, मैंने पेड बच्चों का कोई टाइम टेबल नहीं बताया था, मैंने बताया था 10 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और 10 तारीख से पेड फ्री क्लासेस यहां स्टार्ट हुई हैं। अब उसका बहुत जल्दी रिकॉर्डेड वीडियो आपको एक एक करके मिल जाएगा। उसमें हम लोगों ने ये बनाया है कि जब सभी चैप्टर्स की एक एक फ्री क्लास हो जाएगी जो यूट्यूब पे हो रही है, जैसे आज मेरी इकोनॉमिक्स की 6 बजे होगी, फिर कल इंग्लिश की, फिर एनसीआर, फिर जो है प्यारे बच्चों हिस्ट्री की, ऐसे सबकी होगी, तब उसके बाद फिर सारे चैप्टर्स उसमें डाल दिए जाएंगे। इसलिए थोड़ी परेशानी मत करो। हाँ, मैं पार्टी पे भी आ रहा हूं। चलो, तो ये प्यारे बच्चों कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व का कारण था जो हमें यहां तक देखना था। अब प्यारे बच्चों, हम लोग कुछ पार्टीज और कुछ लोगों की चर्चा करेंगे। ये चैप्टर यहीं तक था, इसमें ज्यादा नहीं है। एनसीईआरटी ने जो कुछ पार्टी और कुछ लोगों की चर्चा की है, उसकी जरा से हम बात कर लेंगे। सबसे पहले हम थोड़ी बात करेंगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआई। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है प्यारे बच्चों 1925 में। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ये पहले आम चुनाव में दूसरे नंबर पर रही, पहले आम चुनाव में दूसरे नंबर पर रही। ठीक है, और ये साम्यवादी विचारधारा, यानी आर्थिक समानता की बात, संसाधन लोगों के हाथ में रहे उसकी बात, इसको लेकर ये काम करती रही। इसके एक नेता का नाम भी प्यारे बच्चों एनसीईआरटी में मेंशन था, मैं आपको बता देता हूं। उनका नाम ए.के. गोपालन, उनकी फोटो भी आप देख रहे होंगे। ये केरल के कम्युनिस्ट नेता थे, 1939 में कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हुए। और एक बात बता दूं, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है प्यारे बच्चों, ये टूट भी गई थी कब? 1964 में। 1964 में ये टूट के अलग हो गई। क्यों अलग हो गई, इसका रीजन भी बता देता हूं। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी जो चीन के विचारधारा से बहुत, आप जानते हो कि साम्यवाद जो था, माओ काल, वो सब चीन में बहुत फेमस था। जब इंडिया की लड़ाई हुई 1962 में चाइना के साथ, तो इसमें से कुछ लोग ऐसे थे जो चाइना के समर्थन में थे, मतलब उसके विचार का समर्थन कर रहे थे, तो वो लोग फिर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से अलग हो गए। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो वो सीपीआई एम बन गया था, है ना। जब जो लोग अलग हो गए थे 1964 में, दो हो गया, एक हो गया कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और एक सीपीआई एम हो गया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट। ठीक है, तो ये उसी में शामिल हो गए थे बाद में। आगे बात समझ में, 1992 से सांसद थे। तो ए.के. गोपालन का नाम साम्यवादी पार्टी के लीडर के नाम पर जान जाइए। ठीक है, चलिए, एक पार्टी है भारतीय जनसंघ, चुनाव चिन्ह जलता हुआ दिया। आगे बात समझ में, दीपक। प्यारे बच्चों, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इन्होंने इस पार्टी की स्थापना की थी कब? 1951 में। जो पहला आम चुनाव हुआ था, फर्स्ट इलेक्शन जो हुआ था, पहला आम चुनाव जो हुआ था, उसमें इनको 3 सीटें, और सेकंड जो 1957 का आम चुनाव हुआ, इसमें 4 सीटें मिली। प्यारे बच्चों, ये जो पार्टी थी वो बात करती थी एक देश एक संस्कृति, एक देश एक संस्कृति एक विचारधारा, एक देश एक संस्कृति एक विचारधारा, है ना। प्यारे बच्चों, कश्मीर के मामले में ये बहुत मुखर थे कि कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है, और कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 लगाया गया है, कश्मीर को जो स्पेशल वरीयता दी गई है, वो सब खत्म होनी चाहिए, है ना। इसके अलावा समान नागरिक संहिता, माने हिंदू मुसलमानों के लिए कोई अलग कानून नहीं होना चाहिए, एक देश है एक संस्कृति एक विचारधारा है। ये जो पार्टी थी, इसका जो सपोर्ट था या जो इसकी जड़ें थी, वो आरएसएस से जुड़ी थी। आरएसएस जो 1925 में बनी, आपने बहुत सुना होगा, बीजेपी का दाया हैंड है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, या हिंदू महासभा, ये भी इस पार्टी के सपोर्ट में थी। यानी एक तरह से हिंदू राष्ट्रवाद की जो बात है ना, हिंदुत्व की जो बात है, वो ये पार्टी बहुत उठाती थी, हिंदुत्व। बाद में ये पार्टी जनता पार्टी में जाके मिल गई थी, और बाद में फिर उससे निकल के बीजेपी बन गई, आगे हम चर्चा करेंगे। तो भारतीय जनसंघ 1951 में बनी थी, इसको ध्यान रखिएगा। इसके एक बहुत बड़े लीडर हुए प्यारे बच्चों, कौन हुए? ये हुए दीनदयाल उपाध्याय, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो मैंने आपको बताया
जो दीनदयाल उपाध्याय थे ये 1942 में प्यारे बच्चों, 1916 से 1968 तक उनका जीवन खंड रहा। 1942 में आरएसएस के ये कार्यकर्ता थे। भारतीय जनसंघ के जब स्थापना हुई तो उसके भी ये सदस्य रहे थे। ठीक है, भारतीय जनसंघ में पहले महासचिव बने, फिर अध्यक्ष भी बने थे। और इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, दीनदयाल उपाध्याय जी ने एक सिद्धांत दिया था जो अक्सर पूछ देता है, वो है समग्र मानवतावाद। ये ध्यान रखिएगा, समग्र कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि समग्र मानवतावाद का सिद्धांत किसने दिया, तो प्यारे बच्चों ये दिया था दीनदयाल उपाध्याय जी ने। ठीक बात। अच्छा, उसके अलावा श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1901 से 1953 हिंदू महासभा के नेता थे, भारतीय जनसंघ के संस्थापक। जब स्वतंत्रता के बाद अंतरिम सरकार बनी थी ना, अब देखिए ये भी उस समय की खूबसूरती थी बेटा हमारे लोकतंत्र की। ये नेहरू जी के और कांग्रेस के खिलाफ में थे, पर जब अंतरिम सरकार बनी तो नेहरू जी ने इनको भी मंत्री बनाया था अपने, जब शुरू में बिना चुनाव वाली सरकार बनी थी। ठीक है, तो ये पाकिस्तान के साथ संबंधों को लेकर मतभेद बताते थे। ये कहते थे कि पाकिस्तान के साथ जो डीलिंग हो रही है सही नहीं है। 1950 में इस्तीफा दे दिया था। संविधान सभा के सदस्य थे, लोकसभा के सदस्य थे, कश्मीर को स्वायत्तता देने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि कश्मीर को कोई स्पेशल पावर नहीं मिलनी चाहिए, बाकी स्टेट जैसा बना के रखो। ठीक है, इनको गिरफ्तार भी किया गया था और हिरासत में इनकी मृत्यु भी हो गई थी जब कश्मीर के लिए ये विद्रोह मतलब आंदोलन कर रहे थे। अंबेडकर जी कौन नहीं जानता है। ठीक है, 1891 में इनकी से लेकर 1956 तक ये रहे। जाति विरोधी और जाति विरोधी आंदोलन के नेता रहते थे, दलितों के नेता। और जो संविधान का प्रारूप समिति था बेटा, ठीक है, सबको पता होगा, जो संविधान का प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे। ठीक है, बुद्धिजीवी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया। ठीक है, तो ये सब इनके बारे में यहां पे डिटेल दिया हुआ है, आप जानते ही हैं, लेकिन मैंने बता दिया। सर मैंने आज स्टार्ट एनसीईआरटी नहीं पढ़ा अभी तक, आपके लेक्चर काफी है। हाँ बेटा, लेकिन पढ़ लीजिए सर एनसीईआरटी। हाँ बेटा आप पढ़ लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, जरूरी है। सोशलिस्ट पार्टी, ठीक है, 1934 में स्थापना हुई। अब ये देखो, ये कांग्रेस के भीतर ही सोशलिस्ट पार्टी प्यारे बच्चों एक बनी थी, समाजवाद के विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए। बाद में जब रूल हो गया कि नहीं या तो कांग्रेस कर रही है या सोशलिस्ट पार्टी कर रही है, तो फिर ये लोग 1948 के बाद अलग हो गए, है ना। फिर ये सोशलिस्ट पार्टी भी कई जगह टूट गई, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, कई नामों का इसमें जिक्र हुआ। इसकी स्थापना प्यारे बच्चों आचार्य नरेंद्र देव जी ने कराई, आचार्य नरेंद्र देव। और इसमें कुछ और नेता, जैसे इसमें बाद में तो खैर कई टुकड़ों में पड़ गई, लेकिन इस पार्टी को मानने वाले जैसे राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण, इस तरह के बड़े बड़े नेता इसमें शामिल थे। ठीक है प्यारे बच्चों, राम मनोहर लोहिया के बारे में 5th चैप्टर में बताऊंगा। राम मनोहर लोहिया एक बड़े समाजवादी नेता थे और उन्होंने ही गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था। ठीक है, इन्होंने क्या दिया था? गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था, याद रखिएगा। आ गई बात समझ में? चलिए, क्लियर है? ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव स्वतंत्रता सेनानी थे। एक मिनट बेटा रुकिएगा। बेटा एक मिनट, ये जरा मुझे चेक कर लेने दीजिए ये चल रहा है कि नहीं। चलिए, उसके बाद प्यारे बच्चों देखिए, राजकुमारी, अभी कुछ और लोगों के बारे में प्यारे बच्चों दिया हुआ है, ये कुछ और लोगों के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, ये कुछ और लोगों के बारे में दिया हुआ है, इनके बारे में भी थोड़ा जानकारी ले लीजिए। हाँ, जयप्रकाश नारायण का तो डिटेल हम लोग पढ़ेंगे बेटा, जब हम लोग पढ़ेंगे लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट या जो आपातकाल वाला पढ़ेंगे उसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो सोशलिस्ट पार्टी के सर जैसे आप इस यूट्यूब पर पढ़ाते हो वैसे ही, हाँ बेटा बिल्कुल ऐसे ही चल लेक्चर्स वहां पे रहेंगे। देखो, जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी से थे, बाद में वो राजनीति से अलग हो गए थे और उन्होंने फिर आपातकाल के दौरान नए नए आंदोलन किए, उसको हम लोग उस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे। लोकनायक उनको कहा जाता था। राजकुमारी देखो, ये गांधीवादी, राजकुमारी अमृत कौर गांधीवादी स्वतंत्रता सेनानी, कपूरथला के राज परिवार में जन्म हुआ, विरासत में माता से ईसाई धर्म मिला, संविधान सभा की सदस्य थी, मैंने संविधान बनाने में भी महत्वपूर्ण उन्होंने रोल अदा किया था।
ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री, तो देश की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। सर जैसे आप यूट्यूब पे पढ़ाते हो, सफलता में पढ़ रहे हो, ऐसे ही। हाँ बेटा, सर आपका वन शॉट देखकर पास हो जाऊंगी बेटा। अब देखो यार, मैं कभी नहीं कह सकता कि आप केवल कोई एक वन शॉट पढ़ के पढ़ते रहिए, पर हाँ काफी चीजें, क्योंकि मैं एनसीईआरटी का चप्पा चप्पा इसमें आप लोगों को लेकर आता हूं। बाकी आप आंसर राइटिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जरूर करिएगा, मैं कराऊंगा भी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, प्यारे बच्चों, ये इस्लामिक विद्वान थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, कांग्रेस के नेता थे, हिंदू और मुस्लिम एकता के लिए काफी ये प्रतिबद्ध रहते थे। और ये प्यारे बच्चों याद रखिएगा, ये पहले शिक्षा मंत्री भी बने थे, याद रखिएगा, ठीक है। रफी अहमद किदवई, ये पहले रेलवे मंत्री थे, सॉरी खाद्य और आपूर्ति मंत्री थे पहले देश के। 1946 में दोबारा मंत्री बने थे। स्वतंत्र भारत में पहले संचार मंत्री, खाद्य और कृषि मंत्री भी थे रफी अहमद किदवई। तो पहले कृषि मंत्री जो देश में बने वो रफी अहमद किदवई बने थे। ये एनसीईआरटी ने मेंशन किया, तो मैं जानबूझकर आपको दिखा रहा हूं। हाँ, मैंने जितना पढ़ा दिया इतना ही ध्यान रखो, इससे बाहर क्वेश्चन इन लोगों के बारे में नहीं आएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी में स्पेशल मेंशन है, इसलिए मैंने एक एक करके सबको लगा दिया है कि भैया देख लीजिए, ताकि एग्जाम में सब सुना सुना लगे, सूना सूना ना लगे, ठीक है। कभी सोचो अनीस सर ने इनके बारे में तो बताया नहीं था यार, इनका क्लास देख के आ गया, इसलिए मैंने आपको बता दिया कि इनको कोई डाउट लेकर ना रहे। अब मैं आप लोगों को प्रेजेंट में, आज की डेट में देश में जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं उनके बारे में बता देता हूं। सबसे पहली पार्टी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, टोटल कितनी है? 6। अच्छा सर, राष्ट्रीय पार्टी कौन बनाता है? तो केंद्र की चुनाव आयोग। जो पार्टियां जितना वोट पाती हैं चुनाव में, उसको देखते हुए कुछ लोगों को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है। अब कहोगे सर उनको क्या फायदा है? उनको फायदा यह है कि जब चुनाव होता है तो ईवीएम में उनकी पार्टी का नाम सबसे ऊपर रहता है, उनको दिल्ली में एक ऑफिस दिया जाता है, चुनाव में खर्च करने की लिमिट ज्यादा रहती है, ठीक है। पूरे राष्ट्र की पार्टियां, पूरे राष्ट्र स्तर पर छाई हुई पार्टियां, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये बनी है 1885 में, A.O. ह्यूम ने बनाई थी। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जो बनी है 1980 में। पहले भारतीय जनसंघ होती थी, मैंने बता दिया 1951 में। भारतीय जनसंघ बाद में एक पार्टी आई थी बीच में, जनता पार्टी, उसमें मिल गई थी, ठीक है। तो उसके बाद फिर 1980 में उसमें से अलग होकर बीजेपी बना लिया गया। इसमें अटल जी सबसे प्रमुख नेता थे, पहले अध्यक्ष। तीसरे नंबर पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो 1925 में बनी, मैंने आपको बता दिया। इसमें एमएन रॉय एक बहुत बड़े लीडर थे। चौथे नंबर पर है प्यारे बच्चों बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। लीडर मायावती, ठीक है, 1984, 1984। पांचवें नंबर पर है प्यारे बच्चों आम आदमी पार्टी, जिसके लीडर अरविंद केजरीवाल। ठीक है, और ये 2012 में बनी है। छठे नंबर पर नेशनल पीपल्स पार्टी, और ये बनी है 2011 में। इसके एक लीडर है मुकुल संगमा। ठीक है, तो इस समय देश में ये 6 पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हुआ है, नेशनल पार्टी का दर्जा मिला हुआ है। बेटा मेरी देखो, हमारी सफलता की क्लास शाम को 6 बजे होती है, पर अभी 1-2 दिन रैपिड एक्सप्रेस हो रहा है। आज जिसको इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर करना है वो शाम को 6 बजे आना इसी चैनल पे, ठीक है। अब आइए हम लोग कुछ एमसीक्यूज करेंगे बेटा, ठीक है। अच्छा एक बात मैं और बता दूं कि समय समय पर जो वोट डालने का तरीका है वो बदलता रहा है। जैसे पहले प्यारे बच्चों मत पेटी द्वारा या मतपत्र द्वारा प्यारे बच्चों क्या होता था, चुनाव होता था, ठीक है। मतपत्र द्वारा चुनाव होता था, जिसको बैलेट पेपर कहते थे। मतलब आपने क्या किया, आपने जो है प्रत्याशी का नाम और उसका चुनाव चिन्ह दिया, उस पर जाके थप्पा लगा दिया और थप्पा लगा के उसके डब्बे में डाल दिया। लेकिन धीरे धीरे प्यारे बच्चों इस मशीन का प्रादुर्भाव हुआ जिसे हम कहते हैं ईवीएम। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन, ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। प्यारे बच्चों 1990 के दशक से यह प्रारंभ होना शुरू हुआ और 2004 में पूरे देश में इससे चुनाव कराया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि किस सन में पूरे देश में ईवीएम से चुनाव कराया गया, तो 2004 से याद रखिएगा। यानी धीरे धीरे हमारे वोट डालने का तरीका बदला। जो पहला आम चुनाव हुआ था उसमें क्या हुआ था जानते हो? उसमें तो पेपर पे नाम और चुनाव चिन्ह भी नहीं था। उसमें तो यह था कि फला सभी जितने प्रत्याशी थे सबका एक बक्सा टंगा हुआ था। मान लो राम, श्याम, मोहन, 3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो एक बक्सा राम का है, एक श्याम का है, एक मोहन का है। आप पर्ची लेके जाओ, जिसको चाहते हो उसके बक्से में डाल दो। आपको ये भी नहीं देखना चुनाव चिन्ह क्या है, कुछ कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि एक बैलेट पेपर बनने लगा। इतना बड़ा पेपर रहेगा, उसमें नाम और उसका चुनाव चिन्ह, नाम और चुनाव चिन्ह, उस पर मोहर मार दो। और लास्ट में आया ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। और इसमें यह हुआ कि भैया वोट डालो और नंबर टी बजेगा और बाद में गिना जाएगा। तो ये तरीके बदले हुए हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ? जल्दी बताइए। भारत में पहला आम चुनाव, सर इस चैप्टर में इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी के बारे में मैंने बताया तो शुरू में, मैक्सिको की जो पार्टी थी रिवोल्यूशनरी पार्टी, वहां पर क्या था कि वहां भी एक उसका भी प्रभुत्व था, लेकिन उसके प्रभुत्व और भारत के कांग्रेस के प्रभुत्व में अंतर है। कांग्रेस ने सबको बराबर मौका दिया, चुनाव लड़ने का मौका दिया, विपक्ष को भी मौका दिया। वहां वो सीन दिखाई नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि रिवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको की पार्टी है, बस ध्यान रखिएगा। नहीं बेटा, मैं बस यही क्लास लेता हूं। चलिए जल्दी बताइए। चलिए हाँ बेटा, 6 राष्ट्रीय पार्टियां जो हैं मैंने यहां बताया। तो ये जो 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, इसमें देखो एक कंफ्यूजन दूर कर लो। ये जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है ना, भैया ये देख लेना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1925 बनी, लेकिन प्रेजेंट में जो राष्ट्रीय पार्टी है वो सीपीआईएम है, जो इससे टूट के 1964 में बनी थी सीपीआईएम। अभी सीपीआईएम है, इसकी शुरुआत 1925 में सीपीआई से हुई, ये सीपीआईएम 1964 में बनी थी, है ना। तो वैसे ये देखा जाए तो सीपीआईएम राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर है। इस चीज को ध्यान रखना, जो टूट के अलग हुई थी। ठीक है, चलो अब ये पहला आम चुनाव कब हुआ है प्यारे बच्चों? ये जो पहला आम चुनाव हुआ है ये हुआ है 1952। दूसरा, पहले आम चुनाव में कितने लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ बताइए? कितनी लोकसभा सीटों पर मतदान हुआ बताइए? सही जवाब 489, बिल्कुल सही जवाब। पहले आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीट प्राप्त हुई? याद रखिएगा 45% के आसपास वोट मिला था और 71% से ज्यादा सीट मिली थी। कितनी सीट मिली थी? करेक्ट, 364 सीटें। पहले आम चुनाव में कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए कांग्रेस को? यही एक क्वेश्चन बनता है कि कितने विधायक और सांसद चुने जाने थे। तो याद रखिएगा 3300 विधायक और 489 सांसद। सही जवाब 45। राज्यों की पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी बताइए? राज्यों में पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी? पहली गैर कांग्रेसी सरकार किस राज्य में बनी बताइए? सही जवाब केरल, नंबूदरी पाद सीएम बने थे, याद रखिएगा, चीफ मिनिस्टर। ठीक है, और किस पार्टी की थी? साम्यवादी पार्टी की। सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे 1934? सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे?
अच्छा मैंने 3300 कर दिया क्या, सॉरी यार 3200, हाँ यार मैंने 3300 लिख दिया क्या, 3200, ठीक बात 3300, ठीक है 3200 विधायक, 489 सांसद। कभी कभी तुम लोग चक्रवा देते हो। अरे आरपीआई बेटा, रिवोल्यूशनरी पार्टी, एक तो देखो एक भारत में पार्टी है रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, सॉरी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो आरपीआई है रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो अंबेडकर जी ने शुरू कराई थी। और इसके अलावा रिवोल्यूशनरी पार्टी जो है वो मैक्सिको की है, ध्यान रखिएगा, रिवोल्यूशनरी पार्टी मैक्सिको की, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे बताइए। हाँ ठीक है, सही जवाब सुकुमार सेन, ठीक है। चलिए तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चंस देखे, ये सारे टॉपिक्स को देखे। आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। और आज शाम को 6 बजे हम लोग रैपिड एक्सप्रेस में भी इकोनॉमिक्स की पहली क्लास करेंगे। अब देखो यहां से बड़ी दिलचस्प कहानी है कि 3 आम चुनाव तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, फिर चौथे से 1967 से क्या हुआ, ये सारी चीजें भी हम अगले चैप्टर्स में देखेंगे। अगला चैप्टर हमारा नियोजित विकास की राजनीति वाला होगा, जो मंडे को लिया जाएगा शाम को, मेरे ख्याल से 3:30 बजे ही होगा। तो मिलते हैं फिर आगे के सेशंस में। अपना बहुत ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद प्यारे बच्चों।